एंड्रयू मुझे आर्थर के बारे में तफसीलात बताने लगा। बोला, जराइम पेशा हल्के में रेनॉल्ड एक खास मकाम रखता है। बहुत से लोग आज भी उसके नाम से खाइफ हैं और उसके सामने आने से कतराते हैं। वो बोला, मैं अमेरिका से जो प्लान लेकर आया हूँ वो काफ़ी ख़तरनाक है। उसमें कदम कदम पर खूंरेज हंगामे होंगे। मुमकिन है तुम्हें इंतहाई ख़तरनाक हालात से गुजरना पड़े। मैंने अपना मुस्तकबिल छोड़कर मकसद अपना लिया है और अब मैं सिर्फ उसी मकसद के लिए जिंदा हूँ। यहाँ सूरत हाल मेरे खिलाफ है मिस्टर एंड्रयू एलिस, लेकिन अगर ऐसा न भी होता तब भी जोशू ने जो आपसे वादा किया है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं आपसे हर ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना सोच लीजिए कि मेरी कुर्बत आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है। एलिस ने पूछा, वो किस तरह? मैंने जवाबन सवाल किया, हार्वर्ड के बारे में क्या जानते हैं? वो बोला, बहुत कुछ, लेकिन बराह रास्त नहीं। जोशू की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा, सिर्फ पीछे नहीं बल्कि वो मेरी शहरक तक पहुंच चुका है। एलिस ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मिस रीटा शायद मुझे तलाश करती रह जाती अगर मैं हार्वर्ड के 2 आदमियों को कत्ल करके उसके चुंगल से निकलना था। एलिस की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। वो संभल कर बैठ गया। उसने पूछा, यानी ये कब की बात है? मैंने कहा, आज की, अब से चंद घंटे कबल की। वो इंतहाई हैरत ज़दा था। खुदा की पनाह, मुझे कुछ तफसील बताओ। मैंने उसे अखबार के इश्तिहार से लेकर अब तक की कहानी सुना दी। रीटा और एलिस दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहे थे। मेरे खामोश होने के बाद भी वो देर तक मेरी कहानी में खोए रहे। फिर वो बोला, और तुम उस खतरनाक शख्स के चुंगल से निकल आए? वाकई बहुत बड़ी बात है, मामूली काम नहीं। लेकिन हम इस बात से खौफजदा नहीं होंगे। मैं जो तजवीज़ तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ उसमें कई फायदे हैं। मुझे यकीन है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने ऑलिव हार्वर्ड से ताउन किया होगा, या मुमकिन है CIA का नुमाइंदा होने की हैसियत से ऑलिव हार्वर्ड ने यहाँ की पुलिस से खुद को रूशनास न करवाया हो, क्योंकि यहाँ उसकी मौजूदगी को तशवीश की निगाह से देखा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऑलिव हार्वर्ड जैसे लोग कम अज कम इंग्लिस्तान में अपने लिए बेहतर ज़राए ज़रूर रखते हैं, लेकिन इन ज़राए से वो इंग्लिस्तान की ज़ेर ज़मीन ज़िंदगी के खिलाफ कोई काम नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि ऑलिव हार्वर्ड का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरा ख्याल है मेरी ये तजवीज़ तुम्हारे लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। मैंने सवाल किया, क्या तजवीज़ है? वो बोला, एक दिलचस्प कहानी है मिस्टर अली, जिसके लिए तफसील की ज़रूरत होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपके लिए मिस्टर जोशू ने पैगाम भेजा है, आप मेरे साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, हाँ यकीनन, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है और इसकी 2 वजूह हैं। एंड्रयू ने पुरमुसरत अंदाज में पूछा, वो क्या? मैंने कहा, मिस्टर एंड्रयू, आप जानते हैं कि इंग्लिस्तान मेरे लिए अजनबी है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और इस कदर वसाइल और मालूमात नहीं रखता कि यहाँ की पुलिस से बआसानी छुप सकूँ। इन हालात में आपका सहारा मेरे लिए खासा सूदमंद होगा। और फिर मैं मिस्टर जोशू से बेहद अकीदत रखता हूँ। उन्होंने अमेरिका में मेरे लिए जो कुछ किया, उसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर वो किसी सिलसिले में मुझसे कोई फरमाइश करें तो मैं उसे रद्द कर दूँ। दीगर ये कि आपके साथ जो भी काम मुझे करना पड़ेगा, मुमकिन है उसके जरिए मुझे कोई माली मफाद भी हासिल हो जाए। वो बोला, मुमकिन नहीं मिस्टर अली, बल्कि यकीनन कहें, और माली मफाद भी ऐसा वैसा नहीं। मैं आपको जो कुछ बताऊंगा उसे सुनकर आपकी आंखें ताज्जुब से फैल जाएंगी। मैं भी एक बहुत लंबा प्लान लेकर आया हूँ। जराइम की जिंदगी में कदम रखने के बाद अब इससे पहलू तही मुमकिन नहीं है। हर चंद के रीटा मेरी इस कारकर्दगी के खिलाफ है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से वो भी किसी हद तक मुतमईन हो गई है। चुनाचे अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इससे हमें बहुत बड़ा माली मफाद हासिल होगा और मैं निहायत ईमानदारी के साथ इसमें से आपका हिस्सा अलग निकाल लूंगा। मैंने कहा, मुझे इस बात पर यकीन है। मैं कह रहा था मिस्टर एंड्रयू के इस माली मफाद के हुसूल के बाद मैं इंग्लिस्तान से निकल जाने की कोशिश करूंगा और यकीनन इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। वो बोला, मदद का क्या सवाल है? जो हैसियत आपको मिल जाएगी मिस्टर अली, उसके बाद आपके लिए इंग्लिस्तान और उसके कुर्ब जवार के इलाके अजनबी न रहेंगे। आप जहाँ चाहें जा सकेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तमाम शराइत बगैर सुने मंजूर हैं। एंड्रयू गर्दन हिलाकर मुस्कुराने लगा। बोला, आप भी मुझे एक गैर मुखलिस इंसान नहीं पाएंगे मिस्टर अली। मैंने अमेरिका में आपके बारे में जो कुछ सुना था उससे दर हकीकत मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और जिस तरह आपने मेरे ऊपर एतमाद किया है उसी तरह मैं आप पर एतमाद करता हूँ। आपने होटल छोड़ दिया ना? मैंने कहा, हाँ।
वो बोला मेरा ख्याल है फिल वक्त रीटा का ये फ्लैट महफूज है, लेकिन हमें अपने काम की इब्तिदा के लिए इसी फ्लैट तक महदूद नहीं रहना होगा। मैं इस सिलसिले में अपने वसाइल से काम लूंगा और हम यहाँ से बहुत जल्द कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे और एक नया हेडक्वार्टर बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपसे कह दिया है कि अब मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, चुनाचे अब जो कुछ आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। वो बोला थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली। आइए एक मजबूत दोस्ती का हाथ दोबारा मिलाया जाए। एंड्रयू ने मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। रीटा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तब एंड्रयू ने रीटा से कहा, रीटा मिस्टर अली के लिए आराम का बंदोबस्त करो, रात यूं भी काफी हो चुकी है, सुबह को नाश्ते पर हम मजीद गुफ्तगू कर लेंगे। रीटा ने गर्दन हिला दी, फिर वो मुझे मेरे बेडरूम में छोड़कर शब बखैर कहकर चली गई। आरामदेह ख्वाबगाह थी और वक्त इतना गुजर चुका था कि मुझे फौरन गहरी नींद सो जाना चाहिए था, लेकिन ख्यालात का जो तूफान मेरे जहन में मौजूद था वो भला मुझे कहाँ सोने देता। एंड्रयू एलिस की आमद ने हालात में एक खुशगवार तब्दीली पैदा की। जोशू के अल्फाज भी इत्मीनान बख्श थे। उसने यकीनन एंड्रयू को मुट्ठी में ले रखा होगा, वरना वो इतने एतमाद से उसके बारे में न लिख देता। उसके अलावा अब मेरे ख्यालात में भी तब्दीली पैदा हो गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि हालात से निमटने के लिए दिफाई अंदाज इख्तियार करना हिमाकत है। अमन पसंदी और सुलहजुई अब मेरे जैसे शख्स के लिए सूदमंद नहीं रही, जिसका इस रूए जमीन पर कहीं ठिकाना नहीं था। अपने वतन भी अगर मैं जाता तो वहाँ अपने अहले खानदान के लिए मुसीबत का बाइस बन जाता। मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में भी मेरी हरकतों की इत्तला पहुँच गई होगी, वहाँ के अखबारात ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। मुझे ये भी यकीन था कि मेरे हुर्रियत पसंद भाइयों ने एक पाकिस्तानी नौजवान के इस जज्बे को सराहा होगा। उन्होंने फख्र से गर्दनें तान कर कहा होगा कि ये सरजमीन ऐसे ही सरफरोशों के लिए मशहूर है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं वहाँ जाता तो बैनुल-अक़वामी कानून की जंजीरें मुझे जकड़ने के लिए तैयार होती। इसलिए अब एक ही चाराकार था, अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहूं और हालात जहां भी ले जाएं चला जाऊं। न जाने कौन सा वक्त था जब नींद ने मुझे एक मेहरबान माँ की तरह आगोश में ले लिया और मैं दूसरे दिन उस वक्त जागा जब घड़ी 11 बजा रही थी। इस एहसास के साथ हड़बड़ा कर उठ बैठा कि ये बेचारे रीटा और एंड्रयू मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे। सामने की खिड़की का पर्दा हटाकर शीशों से बाहर देखा तो बारिश की रिमझिम नजर आई। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था। ये मंजर बहुत खुशगवार महसूस हुआ। ख्यालात न जाने कहां से कहां भटक गए, चश्मे तसव्वुर से न जाने क्या क्या देखा, लेकिन ये एहसासात देर तक जारी न रह सके। दरवाजे पर खफीफ सी आहट हुई। मुझे जागता देखकर रीटा अंदर आ गई। आप जाग गए अली? मैंने कहा हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ रीटा, तुम लोगों को। रीटा हंस पड़ी। वाह। मैं सवालिया अंदाज से उसे देखने लगा। बोली थोड़ी देर कबल हम लोग इस तसव्वुर से शर्मिंदा थे कि मेजबान होकर हमने आपको तकलीफ पहुंचाई। मैंने पूछा कैसी तकलीफ? वो बोली भाई हम दोनों 10:30 बजे जागे थे, घड़ी देखकर हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर जब आपको सोता देखा तो तब हमें इत्मीनान हुआ। मैंने भी मुस्कुराकर कहा ओ तब तो ठीक है। रीटा खिड़की के पास आ गई, बाहर देखते हुए बोली खूब बारिश हो रही है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा हाँ। वो बोली बारिश पसंद है तुम्हें? मैंने कहा बेहद, लेकिन ये बारिश तो मुझे बारिश का मजाक मालूम होती है। रीटा ने पूछा क्यों? मैंने कहा बारिश का हुस्न देखना है तो मेरे वतन में देखो, खेत खेत हरियाली, दरख्तों की शाखों में पड़े हुए झूले, घरों के चूल्हों से उठता हुआ बल खाता धुआं, टपकते हुए छप्पर के नीचे से उठती हुई हुक्के की गड़गड़ाहट। बारिश का असल हुस्न इनमें पोशीदा होता है। वो ताज्जुब से बोली ये सब क्या होता है? मैंने कहा जो कुछ होता है तुम न समझ सकोगी। लंदन की सड़कें बारिश का जवाब कहाँ दे सकती हैं। छतरियां लगाए लपक झपक अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां लोग बारिश के खौफ का शिकार नजर आते हैं। यहाँ न कोयल की कूक है, न बालियों के अल्हड़ गीत। मैं तसव्वुरात में खो गया। रीटा बोली हेलो। मैं चौंक पड़ा। मैं मुस्कुराकर पलटा सॉरी रीटा। वो बोली आप गुस्ल कर लें, नाश्ता तैयार है। मैंने कहा मैं भी चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। कुछ देर के बाद ही मैं तैयार होकर बाहर निकल आया। एंड्रयू और रीटा मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने कहा मैं रीटा को मशरिक की कहानियां सुना रहा था, ये उन्हें सुनकर बहुत हैरान है। एंड्रयू ने कहा इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर अली, क्या आज भी आपके यहाँ रोमांस की वही दास्तानें मौजूद हैं जो क्लासिकल हैसियत रखती हैं? क्या आपके यहाँ कोई लड़की अपनी पसंद का इजहार करते हुए झिझकती है? मैंने कहा बड़ी मुख्तसर बात की है आपने मिस्टर एलिस, कभी तफसील बताऊंगा अपने देश की, न जाने क्या क्या है वहाँ। वैसे मिस्टर एलिस आपने ये कहानियां कहाँ से सुनी हैं? क्या आप मशरिक देख चुके हैं? वो बोला नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इंडिया में थे।
मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई थीं, बड़ी अनोखी थीं, वो मुझे आज भी याद हैं। रीटा बोली, नाश्ता शुरू करें मिस्टर अली। आपकी शख्सियत अचानक मेरी निगाह में बहुत पुरस्कार हो गई है, पुरस्कार और दिलकश। कभी आपको फुर्सत मिली तो मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। मैंने टालने के अंदाज में कहा, जरूर, और नाश्ते में मसरूफ हो गया। देर तक हम तीनों खामोशी से नाश्ते में मसरूफ रहे। फिर एंड्रयू ने कहा, नाश्ते से फारिग होकर हम साउथ एंड चलेंगे, वहां रेनॉल्ड का बंगला खाली है, वही हमारी नई कयामगाह होगी। रीटा बोली, रेनॉल्ड? मैंने ये नाम सुना तो है एलिस। वो बोला, मैं आर्थर रेनॉल्ड की बात कर रहा हूँ जो जापान में गिरफ्तार हो गया था। वो बोली, मेरे खुदा, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो बोला, उससे ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में उसकी बेवा से मुलाकात हो गई थी जिसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और अब वो नीम पागलों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे रेनॉल्ड ने अमेरिका में भी उसके लिए इतनी दौलत जमा कर दी थी कि वो सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। रीटा ने पूछा, और रेनॉल्ड? एलिस ने जवाब दिया, वो जापान में पुलिस के तशद्दुद का शिकार होकर मर चुका है। वो बोली, ओह, मैंने कभी किसी अखबार में उसका तस्करा नहीं पढ़ा। एंड्रयू ने कहा, दिलचस्प बात तो यही है रीटा कि जापान की पुलिस ने इस इत्तला को खुफिया रखा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि ऐसा ही मामला था। रीटा बोली, गोया किसी को भी रेनॉल्ड की मौत के बारे में मालूम नहीं। एंड्रयू एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मिस्टर आर्थर रेनॉल्ड चलते फिरते नजर आएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोग उन्हें मसरूफ अमल देखेंगे तो भला किसी चलते फिरते जिंदा आदमी को कोई मुर्दा तसव्वुर कैसे कर सकता है? रीटा मुताज्जिबाना अंदाज में बोली, क्या मतलब? एंड्रयू ने पूछा, तुमने आर्थर रेनॉल्ड को देखा है? वो बोली, हाँ, मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। वो बोला, कुछ याद है उसका चेहरा? रीटा बोली, नहीं, मेरे जहन में नहीं। एंड्रयू ने कहा, मेरे जहन में है, और थोड़ी देर के बाद तुम मिस्टर अली को उसके रूप में देखोगी। रीटा उछल पड़ी, क्या? एंड्रयू बोला, हाँ, मिस्टर अली अब लंदन में जितना वक्त गुजारेंगे आर्थर रेनॉल्ड की हैसियत से गुजारेंगे। सिर्फ घनी भूरी मूंछों का इजाफा इन्हें आर्थर रेनॉल्ड बना देगा। बहुत हल्का सा मेकअप करना पड़ेगा इनके चेहरे पर, और फिर कोई भी ये यकीन करने से दरेग नहीं करेगा कि आर्थर रेनॉल्ड किसी मुहिम से वापस आ गया है। एंड्रयू एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद भी मुताज्जिबाना अंदाज में एंड्रयू एलिस को देख रहा था। न जाने उस शख्स के जहन में क्या मंसूबा था, ताहम मैंने उससे इख्तिलाफ नहीं किया और खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। तब रीटा ने मेरी जानिब देखकर पूछा, आप इस बात पर तैयार हैं मिस्टर अली? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मिस रीटा, मैं एंड्रयू एलिस से हर किस्म के ताउन का वादा कर चुका हूँ। वो बोली, आपको उसके बारे में तफसील मालूम है? मैंने कहा, कतई नहीं, ये नाम भी मेरे लिए अजनबी है। एंड्रयू मुस्कुरा रहा था। नाश्ते के बाद हम उस कमरे से बाहर निकल आए। एंड्रयू मुझे आर्थर के बारे में तफसीलात बताने लगा। बोला, जराइम पेशा हल्के में रेनॉल्ड एक खास मकाम रखता है। बहुत से लोग आज भी उसके नाम से खाइफ हैं और उसके सामने आने से कतराते हैं। मैंने पूछा, मुझे उसकी शक्ल क्यों देना चाहते हो? वो बोला, बस एक काम लेना है तुमसे, मैं तुम्हें उसकी पूरी तफसील बता दूंगा डियर अली। तुम्हें चंद खतरात भी मोल लेना होंगे। इस शक्ल में पुलिस तो तुमसे दूर रहेगी, मगर जराइम पेशा लोगों के कई गिरोह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, बल्कि उनमें कुछ अफराद से तो तुम्हारी दुश्मनी भी चल रही है। मैंने गहरी सांस ली। ओ अच्छा। वो बोला, मैंने तुम्हें खतरात से बेखबर नहीं रखा, लेकिन जोशू ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया था उसे सुनकर ही मेरी ये हिम्मत पड़ी है। और फिर एक खतरनाक अमरीकी एजेंट के चुंगल से इतनी जल्दी निकल आना भी कोई मामूली बात नहीं है। ये काम आला तरीन ज़हनी सलाहियतों का मालिक कोई शख्स ही कर सकता है, और तुम में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक बात का यकीन करो अली। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या? एंड्रयू ने कहा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरा ही मफाद नहीं, तुम्हें भी उससे बहुतेरे फवायद हासिल होंगे। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर एंड्रयू, जब जोशू ने तुमसे मेरे सिलसिले में कोई वादा कर लिया है तो मैं कह चुका हूँ कि अब किसी तौर उससे इन्हिराफ नहीं करूंगा। वो बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी शख्सियत का अंदाजा लगा चुका हूँ। बाकी जिम्मेदारियां एंड्रयू की थी, मुझे खामोश तमाशाई की हैसियत से ही रहना था। हाँ, पिंगली की दी हुई शीशी उसने मेरे हवाले कर दी थी और पूछा भी था कि इसमें क्या है, लेकिन मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया। मैंने उसे ये बात बताना मुनासिब न समझा। मैं नहीं जानता था कि आइंदा मेरा कैसे वाक़यात से साबिका पड़ेगा, ताहम मैंने वो शीशी अपने पास महफूज कर ली थी कि किसी वक्त काम दे ही जाएगी। एंड्रयू ने वो जगह छोड़ दी। रीटा ने जरूरी सामान अपने साथ ले लिया था, वो यकीनन हमारे साथ रहने जा रही थी। फिर एंड्रयू ने बाजार से कुछ खरीदारी की और मुझे लेकर एक और जगह पहुंच गया। ये उसकी अपनी एक खुफिया रिहाइशगाह थी। रीटा ने इस सिलसिले में उससे कोई बात की थी जिससे मुझे पता चला कि ये जगह भी एंड्रयू की है। वैसे एंड्रयू अपनी असल हैसियत से कोई ऐसी जगह नहीं ले गया था जहां उसके शनाख्त कर लिए जाने का खदशा होता।
बिलाखिर तमाम कामों से फारिग होकर हम लोग साउथ एंड चल पड़े, जहां बकौल एंड्रयू के रेनॉल्ड का बंगला था। ये इलाका लंदन से 30 मील के फासले पर है और उसे एक खूबसूरत साहिली तफरी गाह की हैसियत हासिल है। चूंकि मैं रीटा को बता चुका था कि मैं पहली बार लंदन आया हूँ और लंदन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता, चुनाचे रीटा उस इलाके का तारुफ करवाने लगी। बोली साउथ एंड सी, जैसा कि नाम से जाहिर है, समंदर के किनारे वाक़े एक छोटा सा कस्बा था जो कुछ अरसा पहले हसीन सरसब्ज खेतों का कस्बा कहलाता था, लेकिन अब यहाँ बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। हाई स्ट्रीट को बंद करके उसे एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है और पहाड़ों को काट काट कर सड़क बनाई गई है। सोरेंटो का कहवा खाना एक शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया है। रीटा उसके बारे में बताती रही। मैंने ज्यादा दिलचस्पी न ली। थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत बंगले के सामने जा रुकी। बंगले के दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा हुआ था जो कदीम तर्ज का था। एंड्रयू ने मुस्कुराकर जेब से बड़ी सी चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और बोला, मुझे इस ताले के बारे में मालूम था, इसलिए इसका इंतजाम भी मैंने पहले ही कर लिया। एंड्रयू ताले को खोलने की कोशिशें करता रहा और थोड़ी देर के बाद ताला खुल गया। खूबसूरत लॉन उजाड़ पड़ा हुआ था। एंड्रयू ने पत्तों से ढके हुए पोर्च में गाड़ी रोक दी। रीटा के चेहरे से अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। गाड़ी से उतरकर उसने चारों तरफ निगाह डाली और गहरी सांस लेकर बोली, कुर्ब जवार के लोगों को मालूम है कि ये रेनॉल्ड की रिहाइशगाह है। एंड्रयू ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा जाने। रीटा बोली, तुम्हें अजीब सा महसूस नहीं हो रहा एंड्रयू कि हम एक मुर्दा शख्स की रिहाइशगाह पर कब्जा करने आए हैं? वो बोला, जहाँ तुम औरत बनकर सोच रही हो रीटा, वैसे ये जगह हमारे लिए मौजूद तरीन है। बस अब तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। बंगले की सफाई वगैरह, किचन की देखभाल। बेहतर होगा कि तुम मिस्टर बर्ट्रैंड को फोन करके कह देना कि तुम्हें चंद रोज की रुख्सत दरकार है। तुम अपनी एक अजीज के पास फ्रांस जा रही हो। फोन की लाइन तो मौजूद है यहाँ, इसका मतलब है कि अंदर फोन भी मौजूद होगा। रीटा ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बिलाखिर मैं मुकम्मल तौर पर रेनॉल्ड बन गया। अब मेरी नाक के नीचे भूरे रंग की घनी मूछें थीं और जिल्द की रंगत में भी तब्दीली पैदा हो गई थी। रेनॉल्ड का ये बंगला कीमती अशिया से भरा पड़ा था। रेनॉल्ड के लिबास भी मेरे बदन पर बिल्कुल फिट थे। जहां तक मेरी अपनी फितरत का ताल्लुक था, मैं मुतमईन था। जो नया रूप मैंने अपने आप को दिया था, उसके तहत ये जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। अब मैं आम दुनिया के मतलब का इंसान नहीं था। मेरी निगाह में एक मकसद था और मैं उस मकसद की तकमील के मराहिल तय कर रहा था। मकसद के हुसूल के लिए बहुत सी मंजिलें आती हैं और मैं उन मनाजिल से गुजर रहा था, इसलिए मुतमईन था। एंड्रयू ने अभी तक मुझे काम की नौयत नहीं बताई थी। यहाँ के मामला दुरुस्त करने के बाद वो दूसरी मसरूफियात में उलझ गया। उसने कहा था कि वो अब दूसरे मामला देखेगा। रीटा से उसने माजरत करते हुए कहा था, सॉरी रीटा, तुम्हें ज्यादा वक्त मेरे बगैर ही गुजारना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तुम काम की नौयत के पेश नजर महसूस नहीं करोगी। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमारे बहुत से ख्वाबों की तकमील हो जाएगी। रीटा ने बेदिली से गर्दन हिला दी। यहाँ क़याम के तीसरे दिन एंड्रयू ने दोपहर के खाने के बाद मेरे साथ एक मीटिंग की और हम दोनों एक दूसरे कमरे में आ बैठे। यहाँ एंड्रयू ने मेज पर रखे हुए एक फाइल को दरमियान से खोलकर चंद तस्वीरें निकाली और उन्हें मेरे सामने फैला दिया। बोला, इनमें से एक एक तस्वीर देखो अली, इन्हें पहचानना जरूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में ये तुम्हारे शाना बशाना होंगे। शाना बशाना का लफ्ज शायद इस्तेमाल के लिहाज से गलत है। मेरा मतलब है इन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है और कदम कदम पर तुम्हें इन पर गोलियां चलानी होंगी और इनकी गोलियों से बचना होगा। वैसे एक बात मैं तुमसे और पूछना चाहता हूँ अली। मैंने तस्वीरों पर निगाहें जमाए जमाए कहा, वो बोला, मैं अमेरिका से जो प्लान लेकर आया हूँ वो काफी खतरनाक है। उसमें कदम कदम पर खूंरेज हंगामे होंगे। मुमकिन है तुम्हें इंतहाई खतरनाक हालात से गुजरना पड़े और ऐसे मौके पर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि तुमने मेरी मावनत का इकरार करके खामखा उलझन मोल ली है। बात दरअसल ये है मिस्टर अली कि मैं जिस मंसूबे पर काम कर रहा हूँ उसकी तकमील के बाद मेरा तो मुस्तकबिल बन जाएगा। मुझे तो इतनी दौलत हासिल हो जाएगी जिसमें से निस्फ तुम्हें देने के बाद मैं बकिया जिंदगी ऐश से गुजारूंगा। लेकिन तुम्हारा मसला कुछ और है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, तुमने जराइम की जिंदगी इसलिए नहीं अपनाई कि उससे दौलत हासिल करो, बल्कि तुम एक खास नजरिए के तहत इस दुनिया में निकल आए हो। कहीं यूं ना हो कि तुम उलझन महसूस करके दरमियान में मुझे छोड़ दो। अगर ऐसा कोई खतरा अब भी तुम्हारे जहन में आए तो यकीन करो, तुम्हारी शराफत के पेश नजर मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम कितनी ही बार ये बात मुझसे कह चुके हो एंड्रयू। शायद इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और न बता सकूं कि जोशू ने मुझे जिस काम के लिए हिदायत कर दी है उसकी तकमील मैं जरूरी समझता हूं। ये अपने मोहसिन को मेरी तरफ से खिराज अकीदत है और उसके बाद मैं कुछ सोचना जरूरी नहीं समझता। जहां तक दौलत का मामला है तो शायद तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि मुझे इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं।
हाँ, दौलत हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं किसी सुनहरी ज़िंदगी के ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। मैंने अपना मुस्तकबिल छोड़कर मकसद अपना लिया है और अब मैं सिर्फ उसी मकसद के लिए ज़िंदा हूँ। मैं इन तमाम बातों को अपने मकसद के हुसूल का रास्ता समझता हूँ जिस पर चलना ज़रूरी है, इसलिए मैं कोई और बात सोचना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।